संघ का जो प्रारंभ काल था, उस समय संघ के पास कोई प्रसिद्धि माध्यम नहीं थे, किताब नहीं थे, साहित्य नहीं था। लगभग 25 साल तक ऐसा ही चलता रहा। संघ पर जब पहला प्रतिबंध आया, उस समय कार्यकर्ताओं के ध्यान में आया कि संघ का विचार, संघ का ध्येय, संघ का कार्य समाज में पहुंचना चाहिए। प्रखर उस समय लगा स्वयंसेवकों को कि संघ के पास भी कुछ प्रचार साहित्य हो, प्रसार माध्यम हो, ऐसा होना चाहिए। और इस दृष्टि से नागपुर में परम पूज्य बाला साहब देवरस, जो उस समय सरकार वहां थे, उस समय एक तरुण भारत नाम का एक वृत्तपत्र चलता था। वैसे वो कांग्रेसियों का था, लेकिन वो गांधी जी की हत्या के बाद बंद हुआ। उस पर 45,000 का उस समय कर्जा था, लोन था, वो बंद हो गया। तो बाला साहब ने ये जो अवसर है उसके ध्यान में आया और उन्होंने उस समय वो 45,000 का लोन जो वृत्तपत्र पर था वो वापस किया और तरुण भारत लिया और नरकेसरी प्रकाशन लिमिटेड नाम की एक संस्था स्थापन की। और तरुण भारत उस संस्था के द्वारा नियमित शुरू हुआ। संघ का प्रसिद्धि माध्यम में यह पहला कदम था। और इससे हमारे ध्यान में आता है कि बाला साहब देवरस की जो दूरदृष्टि थी कि संघ का प्रसार और प्रचार माध्यम में वो एक तरह से पदार्पण था। उस नरकेसरी प्रकाशन लिमिटेड के बाला साहब देवरस स्वयं अध्यक्ष थे। उन्होंने गांव गांव घूमकर शेयर्स इकट्ठा किए और तरुण भारत का प्रारंभ किया। तरुण भारत का प्रारंभ इस दृष्टि से भी आवश्यक था प्रसार माध्यमों में कि संघ का विचार सारे समाज तक पहुंचे कि संघ करता क्या है, संघ के विचार क्या है, संघ की विचारधारा क्या है, संघ संगठन क्या है। क्योंकि सारे समाज तक पहुंचने का उस समय तक कोई मार्ग नहीं था। सौभाग्य से क्या हुआ, ये प्रथम संघबंदी के बाद उसी काल में सारे स्वयंसेवकों को यह ध्यान में आया कि अपने कुछ ऐसे प्रसार माध्यम होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख, दीनदयाल उपाध्याय, इन लोगों ने राष्ट्रधर्म, पांचजन्य ये साप्ताहिक लखनऊ से शुरू किए। बाद में वो दिल्ली में गए, लेकिन उत्तर भारत में भी उसी समय इसका प्रारंभ हुआ, इसकी शुरुआत हुई। तरुण भारत विदर्भ में एक अग्रणी वृत्तपत्र बना और संघ के विचारों के दृष्टि से संघ विचारों का सृजन और साहित्य तरुण भारत के माध्यम से काफी प्रमाण में निर्माण हुआ। संघ के लेखक, संघ के विचारक आगे आए और जिन्होंने संघ का जो सारा विचार है वो समाज तक फैलाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे हम जानते हैं कि शुरू में गत्र्य माड़खोलकर ये तरुण भारत के संपादक थे, वो बहुत बड़े साहित्यिक थे। उसके बाद तरुण भारत में मां गो वैद्य, जिसको संघ में बाबूराव वैद्य कहा जाता था, वो हिस्लॉप कॉलेज में प्राध्यापक थे, लेकिन बाला साहब ने उनको वहां की नौकरी छोड़ के तरुण भारत के काम के लिए उन्होंने तरुण भारत में बुलाया और वो आगे जाकर तरुण भारत के संपादक बने। तो मागो वैद्य एक दृष्टि से संघ के प्रमुख विचारवंत उस समय में सामने आए। आगे जाकर वो राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रवक्ता भी बने, अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख भी बने। लेकिन उन्होंने उस काल में संघ के विचार को बहुत ही प्रभावी ढंग से समाज के सामने लाया। मागो वैद्य का कंट्रीब्यूशन, जो सहभाग है, वो संघ विचार में बहुत बड़ा है। और हम जानते हैं उनके सुपुत्र डॉक्टर मनमोहन वैद्य अभी संघ के अखिल भारतीय अधिकारी भी थे, संघ के प्रचारक है, अभी अखिल भारतीय
जो विमर्श का काम चलता है उसमें काफी बड़ा उनका सहयोग उनका रहता है। तो मागो वैद्य संघ के एक पहले ऐसे प्रस्थापित विचारवंत है। अब मागो वैद्य ने तरुण भारत में अग्रलेख तो लिखते ही थे, बाकी लेख भी लिखते थे, और भाष्य नाम का उन्होंने एक जो स्तंभ तरुण भारत में शुरू किया था, वो 30 साल तक उन्होंने लिखा। शायद ही वृत्तपत्र के इतिहास में हर सप्ताह में लगातार 30 वर्ष चलने वाला स्तंभ का वो शायद रिकॉर्ड होगा। और उस माध्यम से उन्होंने संघ के विचारों को समाज के सामने रखा। बाद में उसके बहुत बड़े बड़े 400-450 पृष्ठों के 4 खंड बने, 4 ग्रंथ उस सारे भाष्य के बने, जिसमें हिंदू, ख्रिश्चन, मुसलमान, ठेवणीतले संचित, तरंग भाषामृताचे, ऐसे उनके वो सारे, मागोवा नाम का उनका किताब, वो सारे खंड आज भी संघ विचारों के दृष्टि से काफी मार्गदर्शक है। मुख्यतः जब हम संघ के साहित्य के और संघ के विचारों के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है। मागो वैद्य जैसे जिन्होंने वो सारे विषय समाज के सामने रखे, क्या क्या है उसमें। पहली बात है कि संघ की विचारधारा क्या है। संघ की विचारधारा हिंदुत्व की है। तो हिंदुत्व क्या है, हिंदू यानी क्या, हिंदुत्व यानी क्या, ये उन्होंने काफी विस्तृत विवेचन उन्होंने अपने साहित्य में किया। लेकिन हिंदुत्व के साथ और एक विषय जुड़ा हुआ है, वो है राष्ट्र का। हिंदू राष्ट्र जिसे हम कहते हैं, तो लोगों के हिंदू राष्ट्र संकल्पना ध्यान में नहीं आती। वो बाकी जैसे राष्ट्र है विश्व में, जैसे फैसिज्म से, हिटलर से उसे जोड़ते हैं, लेकिन उन्होंने राष्ट्र कल्पना क्या है और स्टेट, नेशन और स्टेट, राज्य संकल्पना क्या है, यह विषय सामने रखा। वैसे ही धर्म क्या है, धर्म और रिलीजन अलग अलग है। धर्म चर्चा नाम का उनका एक किताब ही है, वो जो कॉलम लिखते थे उन्होंने धर्म के बारे में, धर्म की संकल्पना क्या है, यह विषय सामने रखा। और एक बात थी कि हिंदुत्व के बारे में और हिंदू के बारे में जो संघ पर आरोप होते थे, जो विरोध होता था, उसका स्पष्टीकरण करने के लिए उन्होंने हिंदू विषय से जुड़े हुए जो अनेक गलतफहमियां हैं कि ये एंटी सेक्युलर है, ये संविधान के विरोधी है, ये सांप्रदायिक है, ये संकुचित है, ये प्रतिगामी है, तो यह एक विषय कि हिंदुत्व के बारे में सारी गलतफहमियां दूर हो, ऐसा साहित्य उन्होंने निर्माण किया। हिंदुत्व संकल्पना का स्पष्टीकरण करने वाला साहित्य निर्माण किया। हिंदू इस संकल्पना से जुड़े हुए राष्ट्र, राज्य, धर्म, संस्कृति, इस देश का इतिहास, यह सारे विषय उन्होंने, इस सारे भाष्य जो उनका कॉलम चलता था, उन्होंने स्पष्ट किया। यह विषय आता है वैचारिक विचारधारा के ध्येय के बारे में। दूसरा है संघ प्रत्यक्ष ऑर्गेनाइजेशन है। संघ एक संगठन है, वो कैसे चलता है, वो क्या करता है, उसका ध्येय मनुष्य निर्माण है संघ का। संघ विभिन्न क्षेत्र में क्या करना चाहता है, संघ की कार्यपद्धति क्या है। जैसे संघ की शाखा लोग देखते हैं और अनेक लोग कहते हैं कि ये निम्न लश्करी संगठन है, लेकिन वैसा नहीं है। संघ सामाजिक परिवर्तन का काम कैसे करता है, समरसता का काम कैसे करता है, संघ सेवा कार्य कैसे करता है, समाज में जो उपेक्षित, दलित, वंचित वर्ग है उसके उत्थान के लिए संघ क्या करता है, संघ शिक्षा क्षेत्र में क्या करता है, संघ मजदूर क्षेत्र में क्या करता है, संघ वनवासी लोगों के लिए क्या करता है, ये संघ के कार्य पद्धति से जुड़े विषय हैं। इस विषय पर भी सारे विषय उन्होंने अपने सारे जो स्तंभ चलता था विचार में उन्होंने सामने लाए। यानी उनके सारे 30 वर्ष के कार्यकाल में संघ से जुड़े हुए सारे आयाम उन्होंने तरुण भारत के माध्यम से समाज के सामने लाए।
उनके जो 4 खंड थे वो आज भी संघ के दृष्टि से, संघ की विचारधारा की दृष्टि से सारा आधारभूत साहित्य है। जैसे हिंदू कहने के बाद हमारे सामने और एक आता है कि ये प्रतिक्रिया है क्या, फिर इस्लाम क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, वो इस देश में क्या करना चाहते हैं, देश का विभाजन कैसे हुआ, उनका जो सारा तुष्टीकरण होता है, उनके कारण कश्मीर की समस्या कैसे पैदा हुई, जो घुसखोर भारत में घुसे उनकी समस्या कैसे पैदा हुई, ये सारे समस्याओं के बारे में भी उन्होंने काफी लिखान किया। जैसे 3 से 70 है, उसके बारे में तो एक जो कमेटी बनी थी उसमें मागो वैद्य थे, उसके बारे में भी उन्होंने काफी लिखान किया। तो ये जो राष्ट्रीय समस्याएं थी उसके बारे में भी उन्होंने उस सारे स्तंभ में लिखान किया, लेखन किया, और वो एक बड़ा साहित्य मागो वैद्य ने अपने माध्यम से, तरुण भारत के माध्यम से समाज के सामने लाया। संघ का साहित्य कैसे निर्माण हुआ? एक तो वो आवश्यकता के अनुसार समय के साथ साथ निर्माण हुआ। जैसे कश्मीर पर आंदोलन हुआ तो 370 क्या है, देश की एकात्मता क्या है, वहां 370 अलग क्यों होना चाहिए, अब वहां मुस्लिम बहुसंख्य है इसलिए वो समस्या पैदा हो गई क्या, ऐसे सारे विषय सामने आते हैं। समय समय पर जो समस्याएं निर्माण हुई उसके कारण भी संघ का साहित्य निर्माण होता रहा, तरुण भारत के माध्यम से निर्माण होता रहा, और संघ के जो सारे विचारवंत लेखक है उन्होंने समय समय पर वो सारा निर्माण किया। जैसे 1962 में नागपुर में स्मृति मंदिर का निर्माण हुआ, वो संघ के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। संघ के डॉक्टर जो हेडगेवार थे, निर्मा था, वहां एक स्मृति मंदिर का निर्माण हुआ। तो संघ ने उस समय जो सारे विशेषांक निकाले उसमें उसका निर्माण कैसे हुआ, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका उद्घाटन कैसे हुआ, इसके बारे में सारी जानकारी समाज को दी। यह एक लिखित दस्तावेज तरुण भारत के माध्यम से निर्माण हुआ। उसके बाद एकनाथ जी रानडे ने कन्याकुमारी में जहां विवेकानंद को साक्षात्कार हुआ था, वो जो शिला थी कन्याकुमारी में, वहां एक विवेकानंद शिला स्मारक करने का तय हुआ। एकनाथ जी ने उसका सारा नेतृत्व किया और सारे देश में एक निधि एकत्रित हुआ। और विवेकानंद की प्रेरणा से, क्योंकि विवेकानंद हिंदुत्व क्या है, ये देश क्या है, ये समझना है तो विवेकानंद को समझना पड़ेगा। तो उस समय भी एक बार फिर विवेकानंद के विचारों का जागरण हुआ। विवेकानंद शिला स्मारक का निर्माण कैसे हुआ, क्यों करना चाहिए, इस पर सारा साहित्य तरुण भारत ने निर्माण किया, समाज के साथ पहुंचाया। वह भी एक इतिहास का पन्ना तरुण भारत के माध्यम से निर्माण हुआ। आज भी वो भी एक इतिहास का पन्ना है कि विवेकानंद शिला स्मारक कैसे खड़ा हुआ। इतिहास के काल में इस वृत्तपत्र के माध्यम से संघ का इतिहास लिखा जा रहा था। संघ के इतिहास के पन्ने विशेषांक के माध्यम से लिखे जा रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि 73 में परम पूजनीय श्री गुरुजी का निधन हुआ। परम पूजनीय गुरुजी 33 साल संघ के सरसंघ चालक रहे। 73 में उनका निधन हुआ। तो उनके निधन के बाद उनके मासिक श्राद्ध दिन पर एक बहुत बड़ा विशेषांक तरुण भारत ने निकाला और लोगों का आह्वान किया था कि गुरुजी के आपके पास कोई पत्र है क्या, गुरुजी को कोई संस्मरण है क्या, गुरुजी के कोई फोटो है क्या। और लोगों ने बड़ी मात्रा में अपने संस्मरण भेजे, अपनी यादें भेजी, उनके गुरुजी के पास जो गुरुजी के पत्र थे वो भेजे। और उस बहुत बड़े विशेषांक में गुरुजी का जीवन समाज के सामने आया। एक प्रकार के गुरुजी के सारे चरित्र के संसाधनों का वह एकत्रीकरण था। वह एक संघ का साहित्य था, एक इतिहास का दस्तावेज था। वो गुरुजी का चरित्र समाज के सामने उस निमित्त आया। आज भी वो सारे जो विशेषांक है
वो संघ के इतिहास को, गुरुजी के चरित्र को, गुरुजी के व्यक्तिमत्व को समझने के लिए आवश्यक है। ऐसा इतिहास और ऐसा साहित्य क्रम से निर्माण हुआ। 73 के बाद इमरजेंसी आई, देश में आपातकाल निर्माण हुआ, संघ के कई स्वयंसेवकों को जेल में जाना पड़ा, तरुण भारत पर भी काफी आपत्ति आई उस समय। संघ ने अपने अनोखे, तरुण भारत ने अपने अनोखे पद्धति से उसका विरोध किया। जैसे एक प्रसंग बहुत अच्छा है कि उस समय सेंसरशिप रहती थी। सेंसरशिप का मतलब यह है कि वहां छपने वाला हर एक शब्द वो सरकारी अधिकारी जांचते थे, ये छपना चाहिए कि नहीं छपना चाहिए। तो एक अग्रलेख था, वो अग्रलेख का शीर्षक था विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई है, वो विनाश काल जब आता है तो आदमी को जैसे विपरीत बुद्धि होती है, वैसे इंदिरा गांधी को हुई है। और ऐसा एक अग्रलेख था। अब जो वो सरकारी अधिकारी ने वो सब अग्रलेख देखा तो उसके ध्यान में आया, उन्होंने कि इसमें तो हर एक शब्द ऑब्जेक्शनेबल है इंदिरा गांधी की दृष्टि से। तो उसने कहा कि अग्रलेख बदल दो। जब वृत्तपत्र में जो काम करते हैं, लोग समझते हैं कि वृत्तपत्र का एक डेडलाइन होता है कि उस समय वृत्तपत्र को छापना ही पड़ता है, प्रिंटिंग प्रेस में भेजना ही पड़ता है। तो रात को उन्होंने कहा कि नहीं, ये अग्रलेख बदल दो, ये नहीं चलेगा। तो उस समय के जो संपादक थे, उन्होंने निर्णय लिया कि उस दिन अग्रलेख नहीं छपेगा, केवल विनाश काले विपरीत बुद्धि ये हेडिंग था। और पूरा अग्रलेख जो था वो खाली था, एक भी शब्द नहीं था, वो पूरी स्पेस खाली थी। और दूसरे दिन सारे लोगों ने देखा कि तरुण भारत में अग्रलेख ही नहीं है, खाली जगह है वहां। लेकिन वृत्तपत्र सृष्टि के इतिहास में वह एक ऐसा साहित्य था कि जो शब्दों से भी ज्यादा काम कर गया। लोगों के ध्यान में आया कि सेंसरशिप कितनी कड़ी है, कितना जनतंत्र को धोखा है कि एक संपादक एक शब्द भी छाप नहीं सकता परमिशन के बिना। ये लोगों के ध्यान में आया। इमरजेंसी खत्म हुई। इमरजेंसी खत्म होने के बाद आपातकाल में संघ के स्वयंसेवकों ने क्या क्या किया, क्योंकि अनेक स्वयंसेवक जेल में थे, अनेक स्वयंसेवकों ने भूमिगत रहकर काम किया, अनेक महिलाओं ने काम किया। वो संघ का एक बहुत जाज्वल्य और बड़ा प्रेरणादायी इतिहास था। हम जानते हैं कि तरुण भारत में उसके बाद ऐसे अनेक अंक निकाले जिसमें उस समय के भूमिगत अवस्था में स्वयंसेवकों ने क्या काम किया, स्वयंसेवकों पर कैसे अत्याचार हुए, स्वयंसेवकों को क्या क्या झेलना पड़ा, कहां कहां कैसे सत्याग्रह स्वयंसेवकों ने किए, जेल में किन लोगों को जाना पड़ा। ये सारे संघ के आपातकाल के इतिहास की जानकारी, उसके साहित्य का सृजन तरुण भारत के माध्यम से आपातकाल के बाद हुआ। अभी अभी जब 25 में तरुण भारत ने एक ऐसा अंक निकाला कि इमरजेंसी को 50 साल पूर्ण हुए थे, तो आपातकाल की नायिकाओं ने, महिलाओं ने क्या क्या काम किया, उसके अनुभव का एक बहुत सुंदर पुस्तक तरुण भारत ने निकाला 50 साल के बाद, कि महिलाओं ने भी उस समय कैसा संघर्ष किया। वह भी एक संघ का साहित्य है। तो एक वृत्तपत्र के माध्यम से संघ का साहित्य समय समय पर कैसा आगे आता गया, संघ का इतिहास और साहित्य का सृजन भी होता रहा साथ साथ। 75 में आपातकाल समाप्त हुआ, उसका साहित्य निर्माण हुआ। और आगे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा राम जन्मभूमि का आंदोलन खड़ा हुआ। अब राम जन्मभूमि का जो आंदोलन खड़ा हुआ, आंदोलन के लिए भी एक वैचारिक सपोर्ट आवश्यक रहता है। कोई भी आंदोलन के लिए एक साहित्य आवश्यक रहता है, कंटेंट्स आवश्यक रहते हैं वो आंदोलन के लिए। कि राम जन्मभूमि का आंदोलन, वो मंदिर की आवश्यकता क्या है, क्योंकि मंदिर का लोग विरोध करते थे। राम हुए कि नहीं हुए, वहां जन्मस्थली थी कि नहीं थी, ये आंदोलन समाज में विभाजन निर्माण करने के लिए है क्या। तो ये सारे विषयों पर फिर से बड़ी मात्रा में साहित्य निर्माण हुआ।
उस समय जो दीभा घुमरे थे तरुण भारत के संपादक, उन्होंने आर्कियोलॉजी के दृष्टि से वहां कैसे पहले जन्मभूमि थी, इसके अभ्यास के जो सारे तथ्य थे वो समाज के सामने लाए। 500 साल कैसा संघर्ष होता रहा, वो इतिहास समाज के माध्यम से लाया। राम ये केवल किसी पंथ का पुरुष नहीं है, तो राष्ट्र का पुरुष है और सारे देश को जोड़ने वाला एक राष्ट्र का नायक है। ऐसे राष्ट्रीय दृष्टिकोण से राम का जो व्यक्तित्व सामने उस समय लाया गया। देश में मंदिर तो अनेक हैं, तो इसलिए यह केवल मंदिर का निर्माण नहीं है। तो राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर हो रहा, यह देश की आवश्यकता है, राष्ट्र की आवश्यकता है। यह विचार उस समय सामने लाया गया। तो जब हम देखते हैं कि एक आंदोलन हुआ, लेकिन वो आंदोलन के कारण तरुण भारत में अनेक विचारवंतों ने इस विषय से जुड़े हुए सारे पहलुओं पर लिखा। एक साहित्य का निर्माण हुआ जिसमें इतिहास है, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सारे तथ्य है, जिसमें राम ये भारत का कैसा आदर्श है इस विषय पर है, राष्ट्रीय एकात्मता पर है। ऐसे सारे विषय उस समय सामने लाए गए। जैसे राम जन्मभूमि का आंदोलन ये तो भविष्य में चलता ही गया, लेकिन संघ के इतिहास के पड़ाव भी सामने आते गए। जैसे 89 में डॉक्टर हेडगेवार की जन्म शताब्दी हुई। डॉक्टर हेडगेवार के जन्म शताब्दी के समय भी यही हुआ। डॉक्टर हेडगेवार कौन है, उनका व्यक्तित्व क्या है, उनको संघ स्थापन करने की प्रेरणा कैसे मिली? लोग संघ तो जानते हैं, लेकिन जिस संघ का निर्माण जिस व्यक्ति ने किया, उस व्यक्ति के बारे में लोग जानते नहीं थे। उस समय डॉक्टर हेडगेवार के चरित्र के बारे में सारा इतिहास समाज के सामने लाया गया, सारे लेख लाए गए समाज के सामने। और डॉक्टर हेडगेवार के व्यक्तित्व किस तरह का था, क्या थे डॉक्टर हेडगेवार, इसके साहित्य का भी काफी सम्मान में उस समय निर्माण हुआ। उसके बाद हम जानते हैं कि 92 में वो ढांचा ढह गया, फिर संघ पर एक प्रतिबंध आया। और उस समय जो संघ का प्रतिबंध था तो वो तो 75 जैसा नहीं था, लेकिन ढांचा ढहने के बाद एक प्रकार का जैसे अपप्रचार हुआ कि कोई मस्जिद गिराई गई। वास्तव में वहां मस्जिद थी नहीं। फिर से एक नैरेटिव का प्रश्न समाज में खड़ा हुआ, क्या हिंदू समाज कोई मस्जिद गिराता है क्या? मस्जिदें तो बहुत है देश में, वो मस्जिद क्यों गिराई गई? कारसेवकों ने, मस्जिद थी नहीं, वो ढांचा था, विवादित ढांचा था, वो क्यों गिराया? उसके लिए फिर एक बार फिर हिंदू विचार क्या है, हम मुसलमान विरोधी है क्या, हम मस्जिद विरोधी है क्या? यह विचार भी एक राष्ट्रीय दृष्टि से उस समय सेक्युलरिज्म क्या है, संघों को एंटी सेक्युलर कहते हैं, वो कैसा गलत है। एक छद्म धर्मनिरपेक्षतावाद कैसे चल रहा है कि सेक्युलरिज्म मतलब हिंदू का विरोध करो, सेक्युलरिज्म मतलब देश का संस्कृति का विरोध करो। तो एक सेक्युलरिज्म के बारे में काफी बड़ा विचार और उस विचारों का लेखन, उस संकल्पना पर लेखन समाज के सामने बड़ी मात्रा में सामने आया। 92 में वो एक बहुत बड़ी बहस समाज में चली, उसमें तरुण भारत का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि ये सेक्युलरिज्म क्या है ये स्पष्ट कल्पना समाज में आने की आवश्यकता थी कि सेक्युलरिज्म इस देश की परंपरा का विरोध, संस्कृति का विरोध, इतिहास का विरोध, यहाँ के धर्म का विरोध नहीं है, सबको स्वातंत्र्य है। यह विचार उस समय सामने आया। तो धर्मनिरपेक्षता इस विषय पर एक बहुत बड़ी मात्रा में साहित्य का निर्माण उस समय हुआ। काफी विचारवंत उन्होंने, याद है मुझे कि एक मुजफ्फर हुसैन करके एक मुस्लिम स्तंभ लेखक थे, वो मुस्लिम जगत नाम का एक स्तंभ तरुण भारत में चलाते थे। तो उसमें वास्तव में इस्लाम की समस्या क्या है, हिंदुत्व क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, संविधान क्या है, इसके बारे में वो खुद स्वयं मुस्लिम थे और उन्होंने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जो लिखा था, उनके बाद में अनेक किताब भी निकले मुजफ्फर हुसैन के उस समय। तो वो भी एक बड़ा साहित्य का
निर्माण संघ के विचारों के दृष्टि से समाज के सामने आया। उसके बाद गुरुजी की जन्म शताब्दी आई। उस समय भी गुरुजी के संदर्भ में सारे संस्मरण इकट्ठा किए गए। बाद में बाला साहब देवरस का निधन हुआ। वो संघ के तृतीय सरसंघ चालक थे, तो उनके भी विशेषांक तरुण भारत में निकाले कि जिसमें बाला साहब के जीवन के बारे में सारे संस्मरण जो भिन्न भिन्न जगह पर उनके कार्यक्रम हुए थे, उस कार्यक्रम में उन्होंने क्या क्या विषय रखे थे, तो उनका जो चरित्र था, उनका जो जीवन था, वो विशेषांक जो तरुण भारत ने निकाले, उसमें वह भी विशेषांक के कारण उनका जीवन समाज के सामने आया। कहने का मतलब यह है कि वृत्तपत्र के माध्यम से अनेक लेखक सामने आए, अनेक विचारवंत सामने आए। उन्होंने समय समय पर जो लेखन किया, उसके कारण संघ के साहित्य का एक निर्माण होता रहा। वो निर्माण दो तीन दृष्टि से महत्वपूर्ण था। एक तो सारा संघ का इतिहास समय समय पर सामने आता गया। फिर वो डॉक्टर के बारे में, गुरुजी के बारे में, संघ के 60 साल पूर्ण हुए तो संघ के 60 साल की उपलब्धि क्या है, संघ ने कौन कौन से सेवा क्षेत्र खड़े किए, कौन कौन से क्षेत्र में संघ ने बदलाव लाया, समरसता के दृष्टि से संघ ने क्या काम किया, अस्पृश्यता समाज में समाप्त हो इसलिए संघ ने क्या काम किया, संघ के सारे कार्य के बारे में। संघ के बारे में ऐसा लिखते हैं कि विजन इन एक्शन। संघ केवल विचार नहीं है, संघ एक कृति है, संघ एक आचरण है। तो प्रत्यक्ष समाज में जो धरातल पर बदलाव आए, उसका सारा लेखन, दस्तावेज वृत्तपत्र के माध्यम से होता गया। तो सारा संघ का इतिहास सामने आया, संघ के सारे कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी सामने आई। जैसे परम पूजनीय बाला साहब है, गुरुजी है, दत्तोपंत ठेंगड़ी है, आगे जाकर शेषाद्री जी है, मोरोपंत पिंगले है। समय समय पर उनके ऊपर जो विशेषांक निकाले, उनके जीवन और व्यक्तित्व सामने आया। देश भर में जो आंदोलन होते गए, उसके कारण फिर वो 370 का आंदोलन हो, राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, गोहत्या बंदी का आंदोलन हो, इमरजेंसी हो, उसके कारण जो साहित्य का सृजन हुआ, वह भी सारा सामने आया। संघ की विचारधारा समाज में सामने लाने की दृष्टि से संघ के जो सारे विचारधारा के विषय है, वह भी सामने आए। उसमें विशेषता मागो वैद्य है, दीबा घुमरे है, बाद में लक्ष्मणराव जोशी है, सुधीर पाठक है। ऐसे संघ के सारे जो कार्यकर्ता भी थे और वो तरुण भारत के संपादक थे जो वृत्तपत्र क्षेत्र में कार्य करते थे। उन्होंने काफी चिंतन किया, अभ्यास किया, उसका विश्लेषण किया और तरुण भारत के माध्यम से वो संघ के समाज के सामने वो सारा संघ का विषय लाया। संघ साहित्य जिसे हम कहते हैं, क्या है संघ साहित्य? वो संघ क्या करता है, संघ का इतिहास क्या है, संघ की विचारधारा क्या है, संघ ने जो मनुष्य निर्माण का क्या काम किया, तो कैसे बड़े बड़े लोग समाज को दिए। जैसे दत्तोपंत ठेंगड़ी है जिन्होंने मजदूर संघ का निर्माण किया, एकनाथ जी दानड़े है जिन्होंने विवेकानंद केंद्र का निर्माण किया, मोरोपंत पिंगले है जिन्होंने राम जन्मभूमि सारा आंदोलन शुरू से खड़ा किया, अशोक जी सिंगल है। तो संघ ने जो बड़े बड़े लोग खड़े किए, व्यक्ति निर्माण किया, जिन्होंने समाज में बदलाव किया, उनका चरित्र, उनका कार्य भी तरुण भारत के माध्यम से, अनेक अनेक विशेषांक के माध्यम से समाज के सामने आया। ऐसे ही संघ का साहित्य निर्माण होता गया। एक समय ऐसा था कि संघ के पास कोई साहित्य नहीं था, यानी स्वातंत्र्य पूर्व समय में संघ का साहित्य यानी क्या था, गुरुजी ने जो सारे भाषण दिए उसका सारा एक संकलन था। फिर जो नाह पालकर थे, उन्होंने एक डॉक्टर हेडगेवार की बहुत सुंदर जीवनी लिखी थी, वो जीवनी थी 50 में गुरुजी का चरित्र था, वो एक छोटा सा गुरुजी का चरित्र था। इतना ही संघ का साहित्य था, क्योंकि संघ के सारे स्वयंसेवक कार्य में जुटे हुए थे कि हिंदुत्व का विचार, हिंदू संगठन का विचार समाज में फैलाने में सब लगे हुए थे।
उस समय उसकी बड़ी आवश्यकता भी नहीं थी। उस समय जब संघ के एक अधिकारी को पूछा कि संघ का कोई साहित्य नहीं है, संघ के बारे में पढ़ना है, क्या पढ़ना, तो वो कहते थे कि अरे संघ अलग क्या है, संघ को हिंदू समाज का संगठन करना है। आप वेद काल से जो भी साहित्य है वो संघ का ही साहित्य है। विवेकानंद रामकृष्ण क्या कहते थे वो संघ का साहित्य है। गुरु गोविंद सिंह क्या कहते थे वो संघ का ही साहित्य है। संघ का अलग कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन 50 के बाद संघ के साहित्य का निर्माण इस दृष्टि से हुआ कि ये सारे भारत के संस्कृति के इतिहास से, धर्म से कुछ मंथन करके निकालने की आवश्यकता पड़ी कि लोगों को संघ की विचारधारा क्या है, संघ क्या करता है। और इस दृष्टि से फिर संघ का साहित्य आगे निर्माण हुआ। इस साहित्य में संघ के 3-4 प्रकार है। एक है विचारधारा के बारे में, जिसमें मुख्यतः हिंदुत्व विचारधारा क्या है, क्योंकि हिंदुत्व विचारधारा पर इस देश में काफी मंथन हुआ है। हिंदुत्व विचारधारा में जो गलतफहमियां थी उसको दूर करने से दृष्टि से साहित्य की आवश्यकता थी, वो साहित्य निर्माण हुआ। इस देश के इतिहास के, धर्म के, परंपरा के और संस्कृत के तरफ देखने का एक पाश्चिमात्य दृष्टिकोण था। उस दृष्टिकोण से सारा समाज इस देश के इतिहास के तरफ, परंपरा के तरफ, धर्म के तरफ, संस्कृति की तरफ देखते थे। तो पाश्चात्य के दृष्टि से लोग इस देश के तरफ देखते थे, इसलिए देश क्या है समझ में ध्यान नहीं आता था। दूसरा एक दृष्टिकोण था, वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण था कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लोग इस देश के तरफ देखते थे, इस देश के इतिहास, संस्कृति, धर्म के तरफ देखते थे, उनको भी यह ध्यान में नहीं आता था। तो दूसरा आवश्यक ये था कि भारतीय दृष्टिकोण से भारत क्या है, यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ का धर्म क्या है, इस समाज के तरफ देखने की आवश्यकता थी। उस दृष्टि से साहित्य निर्माण हुआ कि भारत की दृष्टि से देखो, पाश्चिमात्य दृष्टि से मत देखो। जो कॉलोनियल अप्रोच था, वसाहतवादी दृष्टिकोण था, या एक मार्क्सवादी अप्रोच था। तो दूसरे प्रकार का साहित्य संघ में निर्माण हुआ, जिसमें एक संघ के तरफ, देश के तरफ देखने की भारतीय दृष्टि क्या है, क्योंकि इनका हम अनुकरण करते थे। उन्होंने इस देश का विकृत इतिहास लिखा था। देश के इतिहास, धर्म के बारे में भी विकृतियां थी, भ्रांतियां थी। तो इस देश का सही इतिहास, धर्म का सही ज्ञान क्या है, इसके बारे में एक संघ का साहित्य, जिससे संघ का साहित्य ही हम कहते हैं, वह निर्माण हुआ। इस संघ ने काफी बड़ा समाज में परिवर्तन किया, समरसता के दृष्टि से, पर्यावरण के दृष्टि से, वनवासियों के दृष्टि से, सेवा कार्य के दृष्टि से, उस पर भी एक सारा साहित्य संघ में निर्माण हुआ। पहले तो संघ में गिने चुने कुछ वृत्तपत्र थे, उसके माध्यम से उनमें जो आए हुए लेख थे उसका साहित्य निर्माण होता था। बाद में संघ के कई अभ्यासक खड़े हुए और संघ की अनेक प्रकाशन संस्थाएं भी खड़ी हुई, जिसमें विवेक एक बहुत बड़ा महाराष्ट्र में नाम है, दूसरा भारतीय विचार साधना है पुणे में, दूसरा नागपुर में भी संघ कार्यालय में जो एक प्रकाशन चलता है वह है, दिल्ली में भी एक सुरुचि प्रकाशन है, लखनऊ में राष्ट्रधर्म के माध्यम से वहां भी एक प्रकाशन चलता था। अभी प्रभात प्रकाशन ने भी काफी किताबें निर्माण की। शुरू में एक आर.के. मलकानी जो ऑर्गेनाइजर के संपादक थे, उन्होंने आरएसएस स्टोरी नाम का उस समय बहुत सुंदर किताब लिखा था, जिसमें संघ के सारे इतिहास को उन्होंने एकत्रित किया था। संघ के अधिकृत इतिहास के दृष्टि से सोझारे गुरुजी के भाषण थे, उत्तरों एकत्रित करते हुए उस समय गुरुजी की एक समग्र ग्रंथावली उस समय निर्माण की गई थी। जब गुरुजी की जन्म शताब्दी, उस समय उसमें सारा संपादन फिर से करते हुए, नया साहित्य एकत्रित करते हुए, गुरुजी के सारे समग्र विचारों के 10 खंड निर्माण हुए। वो गुरुजी के जन्म शताब्दी के समय निर्माण हुए। जो संघ का अधिकृत गुरुजी ने क्या कहा है वो उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि गुरुजी के बारे में लोग कुछ भी कहते हैं, उन्होंने ये कहा, वो कहा, मिसकोट करते उनको, वो साहित्य। दूसरा, दत्तोपंत ठेंगड़ी एक संघ के बहुत बड़े विचारक थे। दत्तोपंत ठेंगड़ी जिन्हें पांचजन्य, ऑर्गेनाइजर, तरुण भारत,
विवेक के माध्यम से और उनके जो प्रबोधन थे, उनके भाषण होते थे, उनके व्याख्यान होते थे, उन्होंने कई किताबों को प्रस्तावनाएं लिखी है। उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा संघ साहित्य निर्माण हुआ। संघ का कार्यकर्ता क्या है, संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, ऐसे सारे शब्दों के बारे में उन्होंने लिखान किया है। तो उनके संकेत रेखा, प्रास्ताविक, विचार सूत्रे, ऐसे सारे ग्रंथ दत्तोपंत ठेंगड़ी के बाहर आए। जो भी संघ के मूलभूत विचार उन्होंने समाज के सामने संघ के बारे में दत्तोपंत ठेंगड़ी ने लिखे। बाद में उनके भी सारे विचारों के 10 खंड अभी प्रकाशित हुए हैं। संघ के और एक विचारवंत थे दीनदयाल जी उपाध्याय। उन्होंने एकात्म मानव दर्शन की विचारधारा समाज के सामने रखी, जो बाद में जनसंघ ने अपनी एक विचारधारा करके जिसको अपना लिया। जनसंघ एक राजनीतिक पार्टी थी, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उसे स्वीकार किया। तो वो एकात्म मानव दर्शन एक आधारभूत तत्वज्ञान है समाज में परिवर्तन लाने की दृष्टि से। उन्होंने 5000 साल के संस्कृति का अध्ययन करते हुए भारत के लिए, क्योंकि उस समय समाजवाद था, भांडवलवाद था, दो ही विचार थे, मार्क्सवाद था, तो हम कौन सा परिवर्तन लाना चाहते थे समाज में, इसके बारे में लोग पूछते थे। तो उन्होंने भी एकात्म मानव दर्शन की एक विचारधारा समाज के सामने रखी। तो उनका एकात्म मानव दर्शन नाम का एक किताब प्रकाशित हुआ, लेकिन फिर वो उनकी हत्या हो गई। उनके विचारों का वो विस्तार नहीं कर पाए। तो बाद में फिर उसका विस्तार हुआ। एकात्म मानव दर्शन के आधार पर शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, अर्थव्यवस्था कैसी हो, समाज व्यवस्था कैसी हो, इसका भी चिंतन आगे बढ़ा। और उस आधार पर भी एक बहुत बड़ा साहित्य संघ का निर्माण हुआ, जिसमें दत्तोपंत जी की भी काफी प्रमुख भूमिका रही उस विषय पर। वह भी एक विचारधारा के दृष्टि से उस पर भी एक सारा लिखान उनके माध्यम से सामने आया। जैसे एकात्म मानव दर्शन का विचार दीनदयाल जी ने दिया, उसके बाद विचार तो आगे बढ़ता ही रहता है। तो उसके आधार पर भी एक पी परमेश्वरन थे। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की स्पंदने नाम के 3 खंड लिखे, जिसमें भी संघ की सारी विचारधारा सामने आई है। फिर सुनील जी अंबेकरनी 21वीं सदी में संघ क्या करना चाहता है, आखिर संघ है क्या, क्योंकि नई पीढ़ी के सामने अभी जो तात्कालीन समस्या है उसमें भी संघ को क्या कहना है, ये कहना ही पड़ता है समाज के सामने। तो इस दृष्टि से उन्होंने भी अपना साहित्य सामने रखा है। तो ऐसा समय समय पर आवश्यकता अनुसार संघ का साहित्य आज समाज में आ रहा है। आज तो इतने आयाम सारे कार्य के खड़े हुए हैं, जिसको हम संघ का साहित्य कैसे है। तो भारतीय दृष्टिकोण संगीत के तरफ देखने का क्या है, कला के तरफ भारतीय दृष्टिकोण देखने का क्या है, उस पर भी साहित्य निर्माण हुआ है। आखिर भारतीय दृष्टि से राजनीति कैसी होनी चाहिए, उस पर भी विचारों का सृजन हुआ है, वह भी साहित्य सामने आया है। 14 से समाज में एक राजनीतिक परिवर्तन भी आया है। तो राजनीतिक परिवर्तन आने के बाद भी समाज में काफी परिवर्तन आया है। उसके बारे में भी अभी मोदित्व की भी चर्चा चलती है, उस पर भी कई साहित्य निकला हुआ है। अनुकूल परिस्थिति में क्या क्या समस्याएं सामने आ सकती है, क्योंकि जैसे समय बदलता है कार्य के चैलेंजेस अलग अलग रहते हैं। उस दृष्टि से भी एक साहित्य निर्माण हुआ है। विशेषता परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने संघ के शताब्दी के समय में भारत के 4 बड़े शहरों में एक वार्तालाप किया है गणमान्य लोगों के साथ। 2-2 दिन का वार्तालाप था और समाज के सारे वर्ग के, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कलावंत थे, लेखक थे, विचारवंत थे, राजनीतिक लोग थे, उन्होंने काफी बड़ी मात्रा में खुलकर प्रश्न पूछे सरसंघ चालक जी को और उन्होंने उसके उत्तर दिए। उसके भी किताबें अभी निकली है कि जो आज के समय में संघ की सामाजिक जीवन में भूमिका क्या है, नहीं तो वैश्विक स्तर पर संघ की क्या भूमिका है, क्योंकि भारत
अब केवल भारत नहीं है तो विश्व का नेतृत्व भारत को करना है। इस दृष्टि से अब संघ की भूमिका क्या है, क्या होनी चाहिए, इस पर भी उन्होंने मार्गदर्शन किया है। उसकी भी अभी सारी किताबें निकली है, वो भी संघ का ही साहित्य है। तो संघ साहित्य का इस प्रकार से ये 100 साल में अलग अलग पद्धति से संघ के साहित्य का भी विकास हुआ, संघ के साहित्य का भी सृजन हुआ, संघ के साहित्य का भी निर्माण हुआ। उसमें तरुण भारत की भूमिका थी, विवेक साप्ताहिक की भूमिका थी, पांचजन्य की भूमिका थी, ऑर्गेनाइजर की भूमिका थी। संघ के विचारवंत थे, जिसमें दत्तोपंत ठेंगड़ी, मागो वैद्य, दीबा घुमरे, तरुण विजय जो पांचजन्य के संपादक थे, ऐसे कई कार्यकर्ताओं की भूमिका थी। संघ के जो सारे अधिकारी थे उन्होंने समय समय पर जो भाषण दिए, उसके भी अभी कई किताब निकले हैं, वो भी संघ का साहित्य है। नई पीढ़ी के दृष्टि से भी आज एक विचार सामने आ रहा है कि तरुणों के दृष्टि से तरुणों के सामने कौन सा ध्येय होना चाहिए, तरुणों के दृष्टि से उन्होंने कौन सा मिशन सामने रखना चाहिए कि भारत एक महाशक्ति बने, भारत एक विश्व गुरु बने। इस दृष्टि भी सुनील जी अंबेकर है या विद्यार्थी परिषद के अनेक युवा कार्यकर्ता है, दत्तात्रेय जी है, उन्होंने जो मार्गदर्शन किया है, उसके भी छोटे छोटे बुकलेट सामने आ रहे हैं, वो भी सारा संघ का साहित्य है। तो आज संघ समझने की दृष्टि से संघ के सारे आयामों का विस्तृत साहित्य समाज के सामने आया है। तो समाज ने संघ समझने के लिए मूलतः संघ क्या कहता है ये पढ़कर अपना ओपिनियन बनाना चाहिए। संघ के विरोधक क्या कहते हैं ये पढ़कर अपना ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए और संघ के कार्य में सक्रिय योगदान देना चाहिए। यही संघ साहित्य का प्रयोजन है। संघ साहित्य का जो प्रयोजन है, यही प्रयोजन से सारा संघ साहित्य समाज में आज निर्माण हो रहा है।